स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने मध्य में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के दो मंत्री दोनों के दोनों मंच से एक दूसरे का इलाज करने की धमकियां देते नजर आए। बताएंगे किस तरीके से मंच पर आपस में ही भिड़ गए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आपस में नेता और मंत्री जमकर तलवारें खींचनी भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला और किस तरीके से आपसी विकट समस्या सामने आने लगी है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के कारण इतनी बुरी तरीके से बीजेपी बौखलाई हुई है दोस्तों की एक नए तरीके के कैटेगरी वोटर का सामने आया है। बताएंगे कैसे एसआईआर के नाम पर संदिग्ध मतदाताओं की एक नई लिस्ट जारी करने को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में भाजपा का विधायक अपने अध्यक्ष को क्यों बोल रहा है कि जाकर कहीं भी कुएं के अंदर गिर जाओ। बताएंगे किस तरीके का नया बवाल मचा पड़ा है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने ही अधिकारियों का ग्रुप सामने आ चुका है और खुलकर दी गई है चेतावनी। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर के नाम पर करोड़ों लोगों को संदिग्ध मतदाता बताकर पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ी साजिश रची जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर आएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है दोस्तों। गठबंधन के साथ साथ प्रचार प्रसार भी अपने अंतिम दौर के अंदर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सतारा जिले के अंदर महाराष्ट्र की महायुति सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना राष्ट्रवादी गुट के भीतर जो तनाव लंबे समय से दबा हुआ था, अब खुलकर सार्वजनिक मंच पर सामने आने लगा है। फलटण के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय सभा के दौरान दो मंत्री, एक भारतीय जनता पार्टी के और एक शिवसेना के, आपस में भिड़ गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जय किशोर गोरे का एक बयान आता है, फिर शिवसेना के मंत्री शंभूराज देसाई उसी मंच पर भाजपा के मंत्री के खिलाफ जमकर धमकी से भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये शब्द बिना नाम लिए कहे गए, लेकिन जिले की राजनीति में सीधे तौर पर शंभूराज देसाई पर निशाना माना गया और दहशतनाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दरअसल हुआ ये दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री विजय सभा को संबोधित करने के लिए जय कुमार गोरे मैदान में उतरे दोस्तों। जय कुमार गोरे ने प्रचार के दौरान बीजेपी की ओर से मंत्री बोले, कहा हमें भी दहशत पसंद नहीं है, हमारे नाद मत लगो, यानी हमसे पंगा मत लो। उनका यह निशाना शंभूराज देसाई की ओर था, यानी शिवसेना के मंत्री की ओर था दोस्तों। जिसके बाद शिवसेना के मंत्री मंच पर खड़े होते हैं और जय कुमार बीजेपी के मंत्री को जवाब देते हुए कहते हैं कि उनका नाद नहीं करना, ये वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि दहशत किसकी है, जनता समझ ले इस बात को। यानी भाजपा का नेता दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना के नेता ने साफ तौर पर बीजेपी के नेता की ओर इशारा करते हुए बातें कही है दोस्तों। उन्होंने चेतावनी देते हुए कह दिया कि सतारा में किसी भी तरीके की दादागिरी या धमकाने की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई नेता ऐसा करेगा तो जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। ये भिड़ंत उस वक्त हो रही है जब जिला परिषद के चुनावों की तैयारी चल रही है, यानी जिला के अंदर इनको सीटें जीतनी है दोस्तों, और एक मंच पर दोनों मंत्री एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। इसी से पता चल रहा है कि ये लोग गठबंधन नहीं नाटक कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ गठबंधन की राजनीति में भीतर चल रही सत्ता संतुलन की जंग खुलकर सबके सामने आ गई है और सतारा जिले के अंदर कम से कम एनडीए गठबंधन का बंटाधार हो चुका है। ये बात डंके की चोट पर बोला जा सकता है दोस्तों। जब मंत्री ही मंच से भिड़ रहे हैं तो कार्यकर्ता तो आपस में और ज्यादा बवाल कर रहे होंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से अगर इंडिया गठबंधन के दो मंत्री एक मंच पर भिड़ गए होते तो अभी तक गोदी मीडिया में बड़े बड़े शो किए होते, लेकिन यहाँ पर चुप्पी साध कर बैठे हैं क्योंकि ये नहीं दिखाना चाहते कि एनडीए गठबंधन में मंत्री स्तर के लोग आपस में भिड़े पड़े हैं और एनडीए गठबंधन केवल मजबूरी का गठबंधन चल रहा है, क्योंकि दोनों को मिलकर सत्ता की मलाई चाटनी है तो एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं और तमाम तरीके की हरकतों के बावजूद एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इनको सत्ता की मलाई चाटनी है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के बड़े बड़े नेता रोते बिलखते हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे और आरोप लगा रहे थे कि एक ही रात में 1.5 करोड़ लोगों के नाम जोड़ दिए गए। मतदाता सूची में एसआईआर के अंदर लिस्ट में नाम जोड़ दिया गया और टीएमसी के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन ने ये सारी हरकतें की है, जिसके कारण एसआईआर का कोई औचित्य नहीं रह गया पश्चिम बंगाल के अंदर। यानी बीजेपी के लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि एसआईआर में केवल 58 लाख लोगों के नाम क्यों काटे गए, पश्चिम बंगाल में और भी काटने चाहिए थे। यानी बकौल भाजपा पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में घुसपैठी रहते हैं, लेकिन जब नाम काटने की बात आई तो एसआईआर में तो सबने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया। 58 लाख लोगों के नाम काटे गए, जिसमें से ज्यादातर लोग वे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर स्थानांतरित हो चुके हैं, तो कोई घुसपैठी तो मिला नहीं। इस बात को लेकर भाजपा काफी ज्यादा निराश हो गई दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर जो एक साजिश कर रहे थे वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब जब ड्राफ्ट सामने आया पश्चिम बंगाल के अंदर और एक लिस्ट आई और बताया गया कि किन किन लोगों के नाम जोड़े गए हैं, तो उस लिस्ट पर लोग संतुष्ट इसलिए थे कि केवल 58 लाख लोगों के नाम काटे गए, जबकि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। बिहार से कम लोगों के नाम काटे जाने से पता चला कि
पश्चिम बंगाल में सब कुछ सही तरीके से हुआ होगा, लेकिन अब एक नई कैटेगरी बनाकर चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को फिर से आग में झोंक रही है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोल्स अभियान के तहत उससे जुड़े राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों को लेकर गहराई दिखाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों जो खबर है उसके अनुसार चुनाव आयोग का यह दावा है कि SIR का उद्देश्य तो मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए था, यानी मृतक और स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाना था। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 1,67,00,000 मतदाताओं को संदिग्ध घोषित कर दिया है। ये देश में किसी और राज्य के अंदर कहीं देखने को नहीं मिला, यानी 7,66,00,000 मतदाताओं में से लगभग 7.5 साढ़े 7 या यूं कहिए तकरीबन 8% 58 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे। मृत और स्थानांतरित मतदाता हटाने को सामान्य प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन ये संदिग्ध की जो श्रेणी बनाई गई है जिसमें 1,67,00,000 लोगों के नाम ऐड किए गए हैं, इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ज्यादा भट्टी में झुक गई है। दोस्तों यानी पता चल चुका है कि किसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं। किसी और राज्य में ये संदिग्ध लिस्ट तो कहीं बनाई नहीं गई। आखिर पश्चिम बंगाल में बनाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? इसका सीधा सीधा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग SIR से संतुष्ट नहीं है और पश्चिम बंगाल में ये जो सोच रहे थे कि कम से कम 1.5-2 करोड़ लोगों के नाम काट देंगे, और आप लोग जानते हैं कि किनके नाम काटने की साजिश चल रही थी, वो नहीं हो पाया, तो फिर अब संदिग्ध लिस्ट जारी की गई है। अगर आप भी मानते हैं कि ये जो संदिग्ध लिस्ट जारी की गई है इसके बाद चुनाव आयोग उसकी पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो गई है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के पलवल जिले के होटल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जिला महामंत्री को जमकर लताड़ लगा दी। इसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोस्तों विधायक के गृह क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जयंती पर सुशासन दिवस का प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन विधायक को तो इन्वाइट किया नहीं गया, बुलाया नहीं गया। इस पर विधायक को जानकारी दी गई और उनको फोन करके महामंत्री ने कहा कि विधायक जी आइए, कार्यक्रम हो रहा है, तो विधायक इस पर भड़क गए। आग बबूला हुए विधायक ने अपने ही महामंत्री को जमकर खरी खोटी सुना दी और विधायक ने यहां तक कह दिया कि तुम्हारा जिला अध्यक्ष इतना बड़ा नेता नहीं है जो विधायक के पास कॉल भी ना कर सके। अब कुएं में जाए तुम्हारा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। मैं अपनी पार्टी 11 साल से चला रहा हूं, आगे भी चलाता रहूंगा। अभी हाल फिलहाल में ही तुम्हारा जिला अध्यक्ष बना है। मैं 11 साल से पार्टी को खींच रहा हूं, 4 दिन रुक जाओ, तुम सबको सबक सिखाऊंगा। उसको बोल देना कि मैं दूसरे तरीके का MLA हूं। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को होटल में बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर सुशासन दिवस मनाने का फैसला लिया था, जिसके बाद विधायक को नहीं बुलाया गया। तो विधायक अब अपने जिला अध्यक्ष से ही नाराज हो गया है दोस्तों, और खुलकर बोल रहा है कि 4 दिन के अंदर इसका इलाज करूंगा, यानी और ज्यादा बीजेपी के अंदर बवाल शुरू होने वाला है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे, बेहिचक बेरुके सब तक आप तक ये अपडेट पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उप मुख्यमंत्री बिहार के नेता के द्वारा किए जा रहे बवाल को लेकर मामला और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। दरअसल हुआ ये कि बिहार के उप मुख्यमंत्री आजकल ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं दोस्तों, जहां देखो उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं, कभी जजों के काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा करते हैं, जुडिशरी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जिस कारण एसोसिएशन जुडिशियल से जुड़े हुए यानी न्यायपालिका से जुड़े हुए वकीलों के एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया और इनका बॉयकॉट भी किया। लेकिन अब इनके खिलाफ एक और संगठन मैदान में उतरा है दोस्तों। राज्य के राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ बिहार राजस्व सेवा संघ यानी BRSA बिरसा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर विभागीय मंत्री पर जनसंवाद के कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए बिरसा के पदाधिकारियों को जलील करने का मामला उठाया है और कार्यक्रम से सामूहिक बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। पब्लिक डोमेन में खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे, जनता के सामने जवाब दो, लटका देंगे जैसी शब्दावली का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कर रहे हैं। संघ ने मुख्यमंत्री से अविलंब इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने और वार्ता के लिए समय देने की मांग की है। सीएम के नाम पत्र में अधिकारियों ने कहा कि विभागीय मंत्री विजय सिन्हा जनता के बीच में अफसरों को अपमानित कर रहे हैं, यानी जनता दरबार लगाते हैं और अफसरों को बुला बुलाकर उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, यानी अपने आप को एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, जनता का नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक तरीके से PR का गेम चल रहा है। जनता दरबार के नाम पर सुनवाई में फटकार लगाई जाती है, बदतमीजी वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बिहार राजस्व सेवा संघ के पदाधिकारी और जितने भी एम्प्लॉय है वो सबके सब इनका बहिष्कार कर दे तो ये फिर अकेले बैठकर झुंझुना बजाते रहेंगे, कोई और अधिकारी इनके लिए सुनवाई करने के लिए वहां मौजूद नहीं रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ अंदर से ही आवाज, सरकार के अंदर की आवाज और ज्यादा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री को लेटर लिखा गया है, देखते हैं मुख्यमंत्री इस पर सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे। आपको जो भी लगता है दोस्तों एक जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद का दौर जारी है। तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अनियमितताओं और जल्दबाजी के आरोप लगाए। दोस्तों, इस बीच टीएमसी के सांसद काकोली घोष दस्तीदार के परिवार के सदस्य भी सुनवाई के लिए नोटिस के अंतर्गत आ चुके हैं, यानी उनको भी नोटिस दिया गया है। विसंगतियों के आधार पर सांसद की मां और बेटों समेत चारों सदस्य को नोटिस दिया गया है। 12/7 से 4 बार की सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे, दोनों बेटे और परिवार के कई और लोगों को एसआईआर प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, यही नहीं, उनकी मां और बहन को भी संबंधित बीडीओ के कार्यालय में पेश होने के लिए बोला गया है। नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक सांसद के परिवार के अन्य सदस्य शनिवार को ही बीडीओ दफ्तर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंच गए थे। कुल मिलाकर दोस्तों, अब जो अलग अलग तरीके की नोटिस जा रही है और संदिग्ध बताया जा रहा है, बीएलओ खुद से बातचीत करना चाहता है, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़े नाम काटने की एक नई तैयारी चल रही है। क्योंकि पहले नाम काटने की कोशिशें की गई तो उसमें तो विफल हो गए। अब यहां तक कि सांसदों को भी संदिग्ध बताकर उनसे बीएलओ कहीं ना कहीं कई और डॉक्यूमेंट जमा करवाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि खुले तौर पर बौखलाहट को दिखाता है ये मामला, क्योंकि एसआईआर हो चुकी है, उसके बाद अब संदिग्धों की लिस्ट तैयार करके बीएलओ के माध्यम से उन्हें बुलाकर बातचीत की जा रही है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं एसआईआर में जो बीजेपी चाह रही थी वो हो नहीं पाया, इसीलिए बौखलाहट में अब हर तरीके से हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि एसआईआर जो लोग करवा रहे हैं वो स्थानीय लोग हैं और स्थानीय लोग पर तृणमूल कांग्रेस का अच्छा खासा कंट्रोल है। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी की सबसे हाई प्रोफाइल मीटिंग सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के दौरान एक अहम मुद्दा उठाया। दोस्तों, उन्होंने सीडब्ल्यूसी के शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हुए राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए दिखाया है, जिसमें वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने की आरएसएस और बीजेपी की तारीफ और दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना, यह संगठन की शक्ति होती है। दिग्विजय सिंह का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब कांग्रेस पार्टी संगठन के भविष्य और उसके कार्यशैली को लेकर पार्टी के अंदर मंथन कर रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है। इस पोस्ट को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने टाइमिंग जो गलत टाइम पर यह पोस्ट किया है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में इस तरीके का कल्चर नहीं है कि कोई नेता कुछ उल्टा बोल दे या फिर आरएसएस और बीजेपी की तारीफ कर दे तो उस पर कोई एक्शन हो जाए, इसीलिए कोई ऐसा एक्शन होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की बातों पर जरूर एनालिसिस होना चाहिए कि क्या वो सच में आरएसएस से सीखने की बातें कर रहे हैं या फिर आरएसएस को इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण विधायक का भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल भी घुटना टेकने को तैयार नहीं है। ब्राह्मण विधायकों ने पहले एकजुटता के साथ बैठक की थी तो बीजेपी के नेता पंकज चौधरी भड़क गए थे और ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा गया था कि अगर दूसरी बार इस तरीके की मीटिंग की, अगली बार की और जाति आधार पर की, तो फिर आप लोगों के खिलाफ कड़ा सा कड़ा एक्शन होगा। हालांकि कड़ा एक्शन तो कभी बीजेपी नहीं लेगी, ये बात सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश जरूर की गई है दोस्तों। लेकिन अब ब्राह्मण समाज के विधायकों ने फैसला लिया है कि वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे और अपने हक की लड़ाई को और तेज करेंगे। यही बड़ा कारण है कि अब ब्राह्मण समाज के विधायकों को लेकर एक खबर काफी ज्यादा चल रही है दोस्तों। इसमें दावा किया गया है कि शलभमणि त्रिपाठी यानी भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक के घर पर जनवरी के पहले सप्ताह में बैठक होगी। अब की बार सभी पार्टी के ब्राह्मण सांसदों को भी यहां पर बुलाया जाएगा। अब तक तो केवल विधायक और एमएलसी मौजूद थे, अब तो सांसद भी आएंगे और जब सांसद आएंगे तो फिर दबाव बीजेपी के ऊपर और बड़ा बनेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट देने वाले समुदाय ने अगर एकजुटता दिखा दी अपने विधायकों की और बीजेपी पर दबाव बना रहे ताकि उनका प्रतिनिधित्व आगे बढ़े, तो डेमोक्रेसी में तो सबको अधिकार है एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का और अधिकार मांगने का। तो बीजेपी वाले क्यों ब्राह्मण समाज के द्वारा बुलाए गए बैठक का बहिष्कार करने और तमाम तरीके का दबाव डालने वाली बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ये कार्रवाई हो जाएगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की ये जो बोलने वाली बातें हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डराने धमकाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन ब्राह्मण समाज के विधायक अब झुकते हुए नजर आते नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी वाले ब्राह्मण समाज के लोगों को इसलिए हल्के में लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ब्राह्मण समाज उनको वोट देगा ही देगा, 90% वोट दिया जाता है। जिस दिन ब्राह्मण समाज के वोट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या बसपा की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, उस दिन से बीजेपी वाले अचानक से ब्राह्मण समाज के विधायकों की इज्जत करने लगेगी। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वाले टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ब्राह्मण वोटों को और अब साबित करना पड़ेगा ब्राह्मण समाज के लोगों को कि उनके लिए कोई एक पार्टी नहीं है बल्कि अलग अलग पार्टियों में उनके पास विकल्प है। कांग्रेस पार्टी एक टाइम में ब्राह्मण समाज की पार्टी हुआ करती थी, आज कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने का कारण यह है कि ब्राह्मण कांग्रेस से अलग हो गए और ब्राह्मण समाज के कमजोर होने का कारण भी यह है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है, वरना 6 मुख्यमंत्री
कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण समाज से केवल उत्तर प्रदेश में दिया था। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्रियों को आगे बढ़ाती रही है और सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किसी जाति समूह को दिया है तो ब्राह्मण समुदाय को दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट मिलने के बावजूद बीजेपी के लोग एक मीटिंग को लेकर ब्राह्मण समाज के खिलाफ उल्टा बोल रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि खुला अहंकार है जो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर एक दंगा हुआ था। इस दंगे में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा कार्रवाई के नाम पर मारे गए राम गोपाल मिश्रा की विधवा को यानी पत्नी को नौकरी देने का वादा किया गया दोस्तों। लेकिन जो नौकरी दी गई उस बारे में अब जब खबर आई है तो पता चला है कि नौकरी केवल 3-4 हजार रुपए की दी गई है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की ओर से फोन लगाकर जब बातचीत की गई राम गोपाल मिश्रा की विधवा पत्नी से, तो पता चला कि मात्र 3-4 हजार रुपए महीने दिए जा रहे हैं और ब्याज के पैसे से गुजारा चल रहा है। इसके बाद अभिषेक उपाध्याय बोलते हैं कि हिंदुत्व के ठेकेदार कहां पर है। हिंदू मुस्लिम दंगे में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की विधवा को योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करने के बाद जो आश्वासन दिया था कि रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, और जो नौकरी दी गई है वो मात्र 3-4 हजार रुपए की दी गई है। यानी एक तरीके से अपमानित किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि जो लोग नेताओं के लिए दंगे फसाद में शामिल होते हैं उनका परिवार हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। और ये इसका जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दंगे हुए थे और दंगे में मारा गया राम गोपाल मिश्रा जो खुद ब्राह्मण समाज से है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 90% वोट ब्राह्मण समाज के लोग देते हैं, फिर भी यहां भी न्याय दिखाई नहीं देता है। तो अभिषेक उपाध्याय की ओर से इस मुद्दे को भी उठाया गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि धीरे धीरे करके ये मुद्दा काफी ज्यादा लोगों के बीच में फेमस होता जा रहा है और लोग इस पर अब चर्चा शुरू कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जिस दिन ब्राह्मण समाज के लोग एक मुश्त बीजेपी को वोट देना बंद करेंगे उस दिन से उनके काम होने शुरू हो जाएंगे, वरना तो बीजेपी के लोग ब्राह्मण समाज के वोटों को अपना गुलामी समझते हैं। उनको लगता है कि ब्राह्मण समाज तो घूम फिरकर वोट भाजपा को ही देगा, तो फिर बीजेपी वाले उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ब्राह्मण समाज के हाथ में है खुद का सम्मान है तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर फर्जी दवाइयों को लेकर उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दावा करती है कि स्वजातीय यानी मुख्यमंत्री की सेम जाति के लोगों को इस पूरे मामले पर बचाने की कोशिश की जा रही है। धनंजय सिंह का नाम सबसे प्राथमिकता से इस पूरे मामले में शामिल हुआ था और अखिलेश यादव के बयान पर धनंजय सिंह भड़क गए थे दोस्तों। लेकिन कुछ दिन पहले धनंजय सिंह की मुलाकात की एक तस्वीर का दावा किया जा रहा है। ब्रजश्याम मौर्य की ओर से एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा गया है कि कुछ दिन पहले धनंजय सिंह की यह मुलाकात गुपचुप तरीके से बीजेपी के मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ में हुई थी। इस दौरान बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष रह चुके राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद थे। पर जो शख्स धनंजय सिंह के साथ इस बैठक में मौजूद रहा वो लाल घेरे में, उसको ध्यान से देखिए और पहचानिए। कफ सिरप मामले में तार घूम फिर कर कहीं ना कहीं बार बार बीजेपी के नेताओं से ही जुड़ते हैं। अखिलेश यादव के साथ फोटो होने का हल्ला मचाने वाले भाजपाई इस तस्वीर पर क्या कहेंगे, यानी धनंजय सिंह को लेकर गंभीर मामले सामने आ रहे हैं दोस्तों। इसके बावजूद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग इस मामले को डाइवर्ट करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या धनंजय सिंह को जानबूझकर योगी आदित्यनाथ बचा रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें शरद पवार के गुट के नेता जयंत पाटिल ने उद्धव ठाकरे से बीएमसी के चुनाव में गठबंधन को लेकर 1.5 घंटे तक मातोश्री के अंदर चर्चा की है। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम मुंबई के अंदर शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज चर्चा सकारात्मक रही, हमारी कांग्रेस से भी बातचीत चल रही है। हम लोग महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाकर एक बड़े मोर्चे के तले बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। जल्द हम फैसला करेंगे कि किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूती के साथ मैदान में उतरता है और कांग्रेस पार्टी को उचित सम्मान दिया जाता है, यानी कम वोट होने के कारण शिवसेना वालों को, उद्धव ठाकरे के गुट वालों को स्वीकार करना पड़ेगा कि उनको कम सीटों पर चुनाव लड़ना है। अपने आप को दादा बताने के लिए या फिर अपने आप को ज्यादा बड़ा नेता बताने के लिए उद्धव ठाकरे ज्यादा सीटों की डिमांड करेंगे तो नुकसान पूरे गठबंधन का होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें, दूसरे नंबर पर एनसीपी को सीटें मिलनी चाहिए, फिर दोनों ठाकरे बंधुओं को सीटें मिलनी चाहिए और उसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी को कांग्रेस पार्टी अपने खाते से टिकट देकर मैदान में उतारेगी और धनखड़ समुदाय की पार्टी महादेव जानकर को भी कांग्रेस पार्टी अपने सीटों के हिसाब से एडजस्ट करेगी। तब जाकर एक बड़े गठबंधन का बड़ा नतीजा सामने आएगा बीएमसी के चुनाव में। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पंजाब के अंदर क्या शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वापस से लौटने जा रहा है। किसान आंदोलन के टाइम में शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से दूरी बनाकर गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था दोस्तों। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी दोनों के दोनों पंजाब में धीरे धीरे करके हर चुनाव के अंदर बर्बाद होते चले जा रहे हैं। तो अब उनको पता चल चुका है कि अगर अकेले अकेले लड़ेंगे तो और ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे। तीसरे
चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। एकजुट होकर अगर लड़ेंगे तो कुछ हद तक तो चांस रहेगा कि वो कंपटीशन में रहेंगे। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब पंजाब के अंदर लोगों को फोन करके, जनता को फोन करके श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बारे में राय मशवरा किया जा रहा है। आप लोग अपनी क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर रिटायर्ड काले, विपरीत बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके लोग अब तंज कसने लगे हैं। दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल 4 महीने में खत्म होने वाला है। कांग्रेस पार्टी को अपना संगठन मजबूत करने के लिए बीजेपी या संघ से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। कांग्रेस पार्टी का सेवा दल वो काम जो आरएसएस वाले दावा करते हैं कि वो सदियों से कर रहे हैं, बल्कि आरएसएस से पुराने समय से सेवा दल वो काम कर रहा है जो आरएसएस वाले आज तक नहीं कर पाए और कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के यूथ मोर्चा के नेता हो तो उनको बड़े पोस्ट पर पहुंचाया जाता है, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हो या फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे हो, राजस्थान के नेता अशोक गहलोत भी इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी के संगठन के सारे बड़े पोस्ट से होते हुए पहुंचे थे। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने युवा कांग्रेस से जुड़े कई लोगों को बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचाया। सुखविंदर सिंह सुक्खू कट्टर खाटी कांग्रेसी है और बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं, तो बीजेपी से संगठन का उदाहरण लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी से केवल एक चीज सीखा जा सकता है और वो है चुनाव लड़ने का तरीका, यानी चुनाव मशीनरी। बाकी संगठन वगैरह कांग्रेस पार्टी का बहुत स्ट्रांग है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आप लोगों का अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।